ईरान और इसराइल के दरमियान में जो मिलिट्री डायनामिक्स हैं, जहां इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने हफ्ते के दिन ऑलमोस्ट ये इल्तजा कर दी है, उन्होंने ये दुहाई दे दी है कि ईरान हमें मार रहा है, हमारे शहरों के ऊपर हमला हो रहा है और अमेरिका को इस जंग में बाकायदा शामिल होकर हमें बचाना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको वेल विश करना चाहता हूँ कि बर्थडे के हवाले से। फिर वो कहते हैं कि वो इसराइल के हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत बड़े फ्रेंड हैं, उन्होंने इसराइल का हमेशा बहुत मदद की है। मेरे भी यानी नेतन्याहू के भी बड़े फ्रेंड हैं, मैं उनको कई बरस से जानता हूँ। और बहुत ही जिस तरह से पूरा उनका जो टोन एंड टेनर है, उनका जो बात करने का तरीका है, उसमें क्लियरली लग रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगा रहे हैं, उनको फ्लैटर कर रहे हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप की कमज़ोरी बन गई है कि जिसने भी डोनाल्ड ट्रंप से कोई चीज़ हासिल करनी है, उसे डोनाल्ड ट्रंप के मक्खन लगाना पड़ता है, उसकी एक तरह से उनको फ्लैटरी करनी पड़ती है। लेकिन दूसरे पार्ट पर फिर वो अमेरिकन फ़ौज की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो 250th एनिवर्सरी है क्रिएशन की अमेरिकन फ़ौज की, अमेरिकन फ़ौज ने हमेशा दुनिया में फ्रीडम की खातिर जंग लड़ी है, फ्रीडम को उन्होंने सपोर्ट किया है। और फिर वो इस पर ट्विस्ट लेके आते हैं, अपनी दुहाई जो है उनकी इल्तिजा वो ये है कि इसराइल जो है वो इस वक्त दुनिया की फ्रीडम, अमेरिका की फ्रीडम और पूरी दुनिया की फ्रीडम की जंग लड़ रहा है। हमने तो जो दहशतगर्द मुल्क था ईरान, उसके ऊपर हमने हमला किया, उसके दहशतगर्द मिलिट्री के कमांडर और उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया। और अपने आप तो वो बड़े तारीखी तरीके से कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त हमने काम किया। लेकिन ईरान जो है उसने हमारे शहरों के ऊपर जो है वो हमला कर दिया और हमें एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उसमें क्लियरली आपको एक इल्तिजा, एक दुहाई, एक अपील की फीलिंग जो है वहाँ पे आपको महसूस होती है। रियासत हाय मुत्तहिदा की मुसल्लह अफवाज के मर्दों ख़वातीन ने 2.5 सदियों से आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज इसराइल मशरिक़ वस्ता और इससे आगे आज़ादी का दिफा कर रहा है। हमारा दुश्मन आपका दुश्मन है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करें, मुझे शक है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले ही इसको नोट कर लिया हो। भला क्या? एग्जैक्टली ये वही लॉजिक है, वही आर्गुमेंट है जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स के ऑपरेशनल हेड जो AK भारती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले दी थी। और उसके बाद हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इसको दोहरा चुके हैं। हिंदुस्तान का जो डेलीगेशन आया उस पर शशि थरूर साहब इसको दोहरा चुके हैं। वो ये कि हम तो जनाब बड़े मासूम लोग हैं, हमने तो पाकिस्तान में चंद दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया था, हमारी लड़ाई तो स्टेट टू स्टेट है ही नहीं है, हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा ही नहीं, हमने तो दहशतगर्दों को टारगेट किया। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने उल्टा हमारे ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमला कर दिया। और हिंदुस्तान की एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल हेड है AK भारती साहब, उन्होंने तो इतनी मासूमियत से ये बात पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि मैं तो हैरान ही रह गया था उस वक्त कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जिसके ऊपर हमला करना था, अगर उन्होंने हिंदुस्तान की हमलावर एयरफोर्स के ऊपर हमला नहीं करना था। लेकिन आप लॉजिक देखें कि इसराइल की और अमेरिका की लॉजिक जो है उसमें जो मुवासरत है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि गेम क्या है? गेम यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनके तमाम जो ज़ायनिस्ट सपोर्टर हैं जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो अब ये केस बना रहे हैं कि अब ये जंग एक ऐसी सूरत हाल पे चली गई है और ईरान बड़ा जुल्म कर रहा है। इसमें अब यानी यहाँ पर एक नई ट्विस्ट ये दी जा रही है कि यहाँ पर इसराइल एग्रेसर है ही नहीं है, इसराइल एक दोबारा से विक्टिम बन गया है। यानी जो पिछले पूरे 77 साल की कहानी है कि इसराइल 1948 से आज तक अरब्स का और दुश्मनों का विक्टिम है, अब एक बार फिर विद इन 72 आवर्स उसको ट्विस्ट किया जा रहा है कि इसराइल एक विक्टिम है, ईरान एक रेसर है जो इसराइल के शहरों पर हमला कर रहा है। और अब इसराइल को इस सूरत हाल से निजात मिलनी चाहिए, उसके लिए अमेरिका की जिम्मेदारी है कि अमेरिका अपनी फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करे और इसराइल को रेस्क्यू करे और उसको रिलीफ दिलाए। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं आपको चंद शॉर्ट्स जिसको साउंड ऑन टेप कहते हैं वो दिखाऊँ। ये मेरे नहीं है, ये किसी ने ये मोन्टाज क्रिएट किया है, ये ट्विटर के ऊपर मैंने इसको देखा है। इसमें ये शुरू होता है जिसमें अमेरिका के जो ग्रेट रियलिस्ट हैं प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर, उनका आर्गुमेंट है जिसमें वो ये कहते हैं कि किस तरह से। फिर उसके बाद इसमें जेफरी सैक हैं, इसके अंदर टकर कार्लसन है, इसके अंदर मार्जरी ग्रीन है, इसमें और भी कुछ लोग हैं। और इसमें शुरू में एक्सप्लेन करते हैं जॉन मर्शाइमर कि इसराइल की हमेशा से ये कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बाकायदा जंग हो जाए। यही चीज़ जो है वो जेफरी सैक भी कहते हैं। इसको ज़रा देखें आप। न ईरान और न ही अमेरिका एक दूसरे से लड़ना चाहते। ये इसराइली हैं जो ईरानियों और अमेरिकियों को लड़ाई में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग है। नेतन्याहू इसे गहराई में घसीट लेगा। वो मशरिक वस्ता में ये जंग चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये हमारे मुफाद में नहीं है। कौन सी जंग?
ईरान के साथ जंग। हम ईरान के खिलाफ जंग नहीं चाहते। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसराइल के लिए जंगें लड़नी चाहिए। नेतन्याहू को वाज़े तौर पर बता दो कि इसे अमेरिका को ईरान के साथ जंग में नहीं घसीटना चाहिए। तुम खुद जाकर ईरान से लड़ो, हम अमरीकी लोग हैं, ये हमारा मसला नहीं है। अगर वो अब से ईरान के साथ जंग की बात करें तो आप उनके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे वो असल में दुश्मन है। हमें इसराइल के लिए ईरान में जंग नहीं लड़नी चाहिए। ईरान के साथ जंग के खिलाफ ये अमेरिका के मुफाद में नहीं है और बहुत से अमेरिकी मारे जाएंगे और अरबों डॉलर एक ऐसी जंग पर खर्च होंगे जो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं। सबको अमन चाहिए सिवाय इसराइल के। इस वक्त अमेरिका के अंदर सैकड़ों पब्लिक ओपिनियन मेकर, जिसमें सेकेंडरी मीडिया के लोग हैं, कॉलमिस्ट हैं, थिंक टैंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेसमैन हैं, सोशल फिगर्स हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉडकास्टर्स है, जिसके अंदर टकर कार्लसन है, जिसके अंदर स्टीव बैनन है, जिसके अंदर और बहुत से लोग हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इसराइल ने मजाक बनाया हुआ है, इसराइल ने हमें तवा लगाया हुआ है हमारा अमेरिका का, और हमें इसे कहते हैं अपनी एक ये जंग शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमें उस जंग का हिस्सा बना देते हैं। हमारे टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ये जंगें लड़ना है और इस सूरत हाल को बंद होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है, इसमें हमें अपनी अब एक जहनी इर्तिका की ज़रूरत है। हम जो ये आसानी से, खास करके लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिका में भी लोग यही कर देते हैं, वो कहते हैं ठीक है अमेरिकन ये चाहते हैं, अमेरिका ने ये किया है, अमेरिका ने ये जंग की है। ये लफ्ज़ अमेरिका जो है ना, ये कोई मोनोलिथ के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमेरिका किसी इंसान का, किसी बंदे का, किसी एक एंटिटी या इकाई का नाम है। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है, इससे हम सूरत हाल को नहीं समझ सकते। असल में यहाँ पे एक जंग हो रही है मुख्तलिफ इकनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के दरमियान में, और इस वक्त इसराइल की जंग जो है अमेरिका के अंदर, तो एक ज़ायनिस्ट लॉबी है और उसके साथ क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स हैं जो इसराइल की मदद में ये चाहते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके, और उनका कांग्रेस के ऊपर बड़ा होल्ड है, वो चाहते हैं कि अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया जाए इसराइल को इस जंग से एग्जिट देने के लिए और ईरान की ठुकाई करने के लिए। ये यहाँ पे केस बनाने की कोशिश की जा रही है, और इस पर अमेरिका के जो पॉपुलर पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टीवी एंकर हैं, जो पहले फॉक्स में थे, अब खुद इंडिपेंडेंट हैं, टकर कार्लसन, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी डिवाइडिंग और एक डेफिनेशन उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कोई ईरान और इसराइल की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका के अंदर जो हो रही है, ये दर हकीकत वॉर मॉन्गर्स जो हैं, शॉन हैनिटी की तरह के, और जो शॉन हैनिटी और मिरियम एडल्सन और भी कुछ और लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं, ये उनके, और जो पीस लवर्स हैं जो चाहते हैं कि अमन हो, ये उनके दरमियान की जंग है। अब शॉन हैनिटी जो हैं वो एक बड़े, मतलब एंकर तो है ही नहीं, बड़े अमीर आदमी भी हैं। कभी रिसेंटली उन्होंने कोई तकरीबन $23 मिलियन का घर लिया है, ये पता नहीं बेचा है। और मिरियम एडल्सन जो हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी ज़ायनिस्ट डोनर थी, जहां इलॉन मस्क ने 270 या $275 मिलियन खर्च किए थे डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में। वहाँ पर मिरियम एडल्सन जो हैं इन्होंने तकरीबन $300 मिलियन से ज़्यादा, या शायद उससे भी खासे ज़्यादा, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे खर्च किए थे। और ये उतनी सामने नहीं आती हैं, लेकिन ये दर हकीकत इसराइल की एक बहुत बड़ी सपोर्टर है। और ये वो सब लोग हैं, इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका की ताकत जो है उसे इस्तेमाल किया जाए ईरान के ख़िलाफ़। अच्छा, अब अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं इसराइल के अंदर, माइक हकाबी, उनका तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट और स्टेटमेंट सामने आई है, खासी स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, जिसमें उन्होंने इन तमाम लोगों को, जिसमें टकर कार्लसन है, जैसे बहुत सब लोग जो कह रहे हैं कि हमारी जंग नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जो कहते हैं कि इसराइल हमारा कंसर्न नहीं है, ये भूल गए हैं कि इसराइल अमेरिका की जंग लड़ रहा है। और 7 लाख उनका कहना है कि 7,700,000, उन्होंने कहा कि 7 लाख अमेरिकन जो है वो इसराइल के अंदर रहते हैं। बाकी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि दिमाग ख़राब हो गया है, कोई 7 लाख अमेरिकन नहीं रहते हैं, फिगर भी ज़्यादा है और हमें ये जंग जो है वो नहीं लड़नी है। ये सारा केस जो है इस स्टेज के ऊपर कि अमेरिका को ये जंग लड़नी है, इसराइल को तो हम समझते हैं कि इसराइल इतनी बड़ी एक फ़ौजी ताकत है, तो आखिर अमेरिका को ये जंग अब इसराइल की खातिर जाके क्यों लड़नी है? उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू और उनकी टीम जो मकासद हासिल करना चाह रहे थे ईरान पे हमले से, वो उनको मिल ही नहीं पा रहे ठीक तरह से। ना तो वो ईरान की पूरी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को तबाह कर पाए, नुकसान उन्होंने ज़रूर पहुँचाया है, रिवर्सल भी उन्होंने किया है। उन्होंने ईरान के 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले हैं, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी है। उनके जैसा कि ईरान के एम्बेसडर ने यूनाइटेड नेशन में बताया कि पहले ही दिन में 78 लोग जो हैं उन्होंने हलाक किए, उसके अलावा 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। बेतहाशा ईरान का नुकसान हो चुका है, लेकिन जो स्ट्रेटिजिक मकासद हासिल करने थे इसराइल को, वो हासिल नहीं हो पा रहे।
अब यहाँ पे हुआ ये है कि हारिस जो इसराइल का एक बड़ा अखबार है, उसमें मैं एक स्टोरी देख रहा था जिससे ये पता चलता है कि इसराइल की जो मिलिट्री है, यानी इसराइल की जो मिलिट्री के हेड हैं और इसराइल की एयरफोर्स के जो हेड हैं, दोनों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा था कि इस जंग में अगर हमें सब्सटेंटिव मीनिंगफुल कामयाबी चाहिए तो वो तभी हासिल होगी अगर अमेरिका शुरू से इस जंग का हिस्सा होगा। और इस पे ये शक है कि जो कुछ हुआ वो अमेरिका के एक टैसिट, यानी अब ज़ाहिर मुझे भी लफ्ज़ अमेरिका इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैसिट अप्रूवल से ये हुआ। लेकिन सिर्फ इस वक्त अमरीकी जो अफवाज और एसेट्स हैं वो इसराइल के ऊपर होने वाले मिसाइल्स को तो रोक रहे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। और ख्याल ये था, तवक्को ये थी कि अमेरिका की पूरी फ़ौज और पूरी ताकत जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। अब एट द सेम टाइम इसराइल के अंदर जो तबाही के मनाज़िर हमारे सामने आ रहे हैं जो नाकाबिल यकीन है, बिकॉज मैंने मुझे बहुत देर इसलिए लगी इस वीडियो को करने के लिए कि हर एक जो मैं इमेज या वीडियो देखता हूँ इसराइल के अंदर तबाही की, सड़कों पे मैंगल टूटी फूटी गाड़ियाँ पड़ी हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स आके बिल्डिंग को लग रहे हैं। एक तो ऐसा यानी इमेज है जिसमें एक ईरानी इमेज से पता चलता है फुटेज से कि एक ईरानी हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल आके एक हाई राइज टावर को लगता है और फिर वो टावर क्रैश करके टूट के नीचे गिरने लग जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये एआई ड्रिवन होगा, लेकिन उसमें मैंने खासी रिसर्च की, इसराइली सोर्सेज से की, अखबारों से की, फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एआई नहीं है, क्योंकि एआई की भी लोगों ने बहुत से इमेजेस बनाए हुए हैं। फॉरन से एक इमेज आपने देखा होगा कि इसराइल का एयरपोर्ट जो है बिल्कुल तबाह हो गया और उसके दरम्यान में बिल्कुल इंटैक्ट जहाज़ खड़े हैं, वो सब एआई ड्रिवन इमेजेस हैं। लेकिन बहुत मैंने मेहनत और एहतियात से इमेजेस को देखा और उसको देखने के बाद पता चला कि इसराइल के अंदर गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के नतीजे में बेइंतहा तबाही हुई है, जिसमें सड़कों के ऊपर दबीज़ जो है वो तह जमी हुई है, मलबे की गाड़ियाँ उसके अंदर दफन हो गई हैं, लोग रो रहे हैं, एम्बुलेंसेस दौड़ रही हैं, लाखों इसराइलियों को गुज़श्ता 48 घंटों से सिक्योरिटी बंकर्स में रहना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे हैं, अपने घरों में नहीं रह सकते हैं और बहुत सी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर जो है उसके हमले भी हुए हैं। ये जो ईरान के हमले कितने मुश्किल हैं ईरान के लिए कर रहे और उसके बावजूद कितने कामयाब हैं, उसका अंदाज़ा आप तब लगा सकते हैं जब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ईरान का मैप दिखाऊं। और आप जब ईरान के मैप को देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ईरान की इसराइल के साथ कोई शेयर्ड बॉर्डर्स नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान में मुल्क शाम भी आता है, उसमें जॉर्डन भी आता है, उसमें इराक़ भी आता है। और जब ईरान कोई मिसाइल ईरान के अंदर से इसराइल के ऊपर मारता है तो उसको रोकने के लिए अमेरिकन एसेट्स जो हैं वो इराक़ में भी काम करते हैं, सीरिया में भी काम करते हैं, जॉर्डन में भी काम करते हैं, कुछ लोगों का शक है कि सऊदीज़ उसमें काम करते हैं। और उसके अलावा अमेरिका के जितने नेवल और मिलिट्री नेवल फ्लीट्स हैं जगह जगह पे आपको पता है फैले हुए हैं, वो सब भी ईरान के मिसाइल्स को गिराने में और नाकारा बनाने में काम करते हैं। उसके बाद इसराइल का अपना जो एरो 3 सिस्टम है वो काम में आता है, फिर उनका कोई पता भी स्लिंग ऑफ द डेविड काम में आ जाती है, फिर उनका आयरन डोम जो है वो काम करता है। इसका मतलब है कि अगर 150 मिसाइल जो है वो ईरान मारता है इसराइल को, तो उसमें से कहीं 10-11 जो जाके इसराइल को लगते हैं। लेकिन उन 10-11 के नतीजे में जो तबाही मच रही है इसराइल के अंदर, वो नाकाबिले यकीन है इसराइलियों के। ये नाकाबिले यकीन इसलिए है कि गुज़श्ता कई बरसों में, दहाइयों में इसराइल को कभी इस किस्म की सूरत हाल उनको फेस करनी ही पड़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमास और हिज़्बुल्ला रॉकेट वगैरह मारते थे, लेकिन वो इसराइल के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर होते थे, वहाँ से लोगों को खाली करा लिया जाता था। इसराइल के कैपिटल सिटी के अंदर तेल अवीव में इस किस्म की तबाही कभी इसराइलियों ने पहले देखी ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक इस वक्त साइकोलॉजिकल किस्म की सूरत हाल जो है पैदा हो गई है, जिसको अच्छा अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ें, इसराइल के खाली इसराइल के पेपर से आपको अंदाज़ा होता है कि वहाँ तबाही हो रही है, लेकिन अमेरिका के जो मेन स्ट्रीम लेगेसी मीडिया है उसको देख के बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसराइल के अंदर इस किस्म की तबाही हो रही है। इस तबाही को समझने के लिए आपको घंटों ट्विटर के ऊपर बैठ के इमेजेस का और फुटेज का एनालिसिस करना पड़ता है, स्टेटमेंट देखनी पड़ती हैं, तब आपको पता चलता है कि इसराइल के अंदर किस किस्म का कोहराम जो है वो इस वक्त मचा हुआ है। अब इसके नतीजे में तो मुझे ये पता चला कि 1991 के बाद कभी इसराइल के शहरों के अंदर, जब उस वक्त सद्दाम हुसैन ने जो पहली गल्फ वॉर थी, उस वक्त उन्होंने बाज़ रॉकेट स्कड मिसाइल्स वगैरह मारे थे, उसके बाद से इसराइल के इन शहरों में कोई इस किस्म का सीन पैदा नहीं हुआ। इसके नतीजे में आर्गुमेंट क्या डेवलप कर लिया है,
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ के लोगों ने, अमेरिका का जो एम्बेसडर है इसराइल के अंदर और जितने साइंटिस्ट हैं, वो आर्गूमेंट डेवलप कर लिया है कि देखिए ईरान तो हम तो उनके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमने तो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया, लेकिन ये हमारे मासूम शहरियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि वो इसराइल जिसने हमेशा हमास को ये इल्ज़ाम दिया कि फ़लस्तीनियों ने ह्यूमन शील्ड के अंदर जो है चीज़ें छुपाई हुई हैं, ये हमास ने हॉस्पिटल्स में लोगों को छुपाया हुआ है, फ़लाँ चीज़ें करते हैं, इनके गुरिल्लाज, इनकी टनल्स, इनकी बिल्डिंग्स के नीचे टनल्स हैं, इनके हॉस्पिटल के नीचे टनल है। उस इसराइल ने अपना मिलिट्री हेड क्वार्टर जो है, जो उनका GHQ है, जिसको हाकिविया कहते हैं, वो उन्होंने एक गुंजान आबाद सिविलियन इलाके के अंदर बनाया हुआ है तल अवीव के अंदर, जहाँ उनके हज़ारों ऑफिसर्स और जवान जो है हर वक्त मौजूद होते हैं। इसी तरह उनकी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, मोसाद के हेड क्वार्टर्स भी उनके सिविलियन एरियाज़ के अंदर हैं। इसी तरह से उनका यूनिट 8200 जो उनका सारा टेलीकम्युनिकेशन का काम करता है, तो वो 8200 का यूनिट भी उन्होंने वहाँ रखा हुआ है, जिसके ऊपर ईरानियों के मिसाइल्स आकर खासे गिरे हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो है वो वीज़मैन इंस्टीट्यूट की है। वीज़मैन इंस्टीट्यूट पर इसराइल ने ये दुहाई दी कि ये एक यूनिवर्सिटी थी, रिसर्च सेंटर था, इसके ऊपर ईरानियों ने मिसाइल मार दिए हैं, बड़ा जुल्म किया है। लेकिन पता ये चलता है कि ये एक खालिस्तान आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ड्रोन्स के हवाले से, वेपन्स के हवाले से और बहुत से और मिलिट्री जो इश्यूज़ हैं, ये ऐप्स हैं, उसके हवाले से इसराइली डिफेंस फोर्सेस की मदद करता था, और वो खासा उसको नुकसान पहुंचा है ईरानी मिसाइल्स के नतीजे में। तो इसका मतलब है कि ईरानी जो है उन्होंने भी ठीक ठाक एक्यूरेट किस्म के मिसाइल जो हैं वो फायर किए। अच्छा, अब ऐसी फ़ोटोज़ भी सामने आई हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ, जिससे पता चलता है कि वो इसराइली जो हमास को कहते थे कि ये इसे कहते हैं हॉस्पिटल्स के नीचे उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं, ह्यूमन शील्ड उन्होंने बनाई हुई है, वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो हॉस्पिटल के बेसमेंट्स के अंदर उन्होंने अपने ऑपरेशनल सेंटर टाइम किए हुए हैं, और वहाँ से इस वक्त वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँ। अब कहा यह जा रहा है कि इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो कायम हो गई है और अमेरिका को हमें बचाना चाहिए, और ये आर्गुमेंट इतनी शिद्दत से बनाया जा रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे ख़तरा ये महसूस हो रहा है कि ये इस हद तक इसको ले जा सकते हैं कि जी हम पे तो इतना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज़ हम उनको बम मार सकते हैं न्यूक्लियर। यानी वो कहानी जो शुरू हुई है ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकने के लिए, वो ईरान के ऊपर किसी जौहरी हमले के अंदर भी ख़त्म हो सकती। ताहम इसमें जो वे फॉरवर्ड है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रूस और चीन दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। चीन के यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने तो क्लियर पोजीशन ली है UN के सामने कि इसराइल ने जो कुछ किया है वो अनएक्सेप्टेबल है, और इसराइल ने कंडेम भी उन्होंने किया, लेकिन कहा है कि इसराइल ने जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया तो इसराइल ने रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। कुछ ऐसा ही कहना है रशियंस का, और रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन ने 50 मिनट की एक बात की है डोनाल्ड ट्रंप से। उसका जो रीड आउट है वो दोनों साइड से इशू किया गया है, अमेरिकन साइड से भी इशू किया गया है, क्रेमलिन की साइड से भी इशू किया गया है, और उससे ये पता चलता है कि वो सारी की सारी डिस्कशन प्रिंसिपली तौर पे प्रिडोमिनेटली एज फॉर द वर्ड्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप उसका ताल्लुक ईरान से और मशरिक़ वस्ता से है, जहाँ प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि इसराइल ने जो हमला किया है ये अनएक्सेप्टेबल है, उसको उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम किया है, और जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है उसको भी कंडेम किया है, और रशिया ने कहा है कि ये सूरत हाल एस्केलेट कर सकती है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स ये हैं कि मैंने भी उनसे एग्री किया है कि इस सूरत हाल को फौरी तौर पे रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। रूस ने अमेरिका को ये ऑफ़र किया है कि वो इसमें मेडिएट करने को तैयार है। प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि उन्होंने ईरानी लीडरशिप और इसराइली लीडरशिप दोनों से बात की है और वो इसका हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें ये एक प्रोग्रेस है, और हल उसका वो ये है कि वो कोशिश ये की जाएगी कि ईरान को दोबारा ये मजबूर किया जाए और प्रेशराइज़ किया जाए कि वो दोबारा नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए। अब ये ईरान के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जैसा कि आपने देखा कि एक ईरानी प्रोफेसर जिन्होंने यल्दा हकीम जो स्काई की न्यूज़ कास्टर हैं, उसकी एंकर पर्सन है, उनको इंटरव्यू में उन्होंने कहा जनाब ईरान नेगोशिएशन पे क्यों नहीं आ जाता वापस, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशन ही कर रहे थे बीबी, आपको याद नहीं है, हम नेगोशिएशन ही कर रहे थे जब हमारे ऊपर ये हमला जो है वो किया गया। क्या आपको लगता है कि वो अब मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे? आपकी हुकूमत को मालूम होना चाहिए, और आपकी न्यूज़ एजेंसी या आपका TV चैनल भी बेहतर जानता होगा। हम मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद थे। ये ट्रंप था जिसने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमले की साजिश की। इसराइल की तरफ से ये भी इंदिया दिया गया है
कि किसी को भी मारा जा सकता है। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, आयतुल्लाह अली खामेलाई जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, वो भी इस वक्त इसराइल की असैसिनेशन टारगेट लिस्ट के ऊपर जो है वो हैं। और इसराइली एनालिस्ट जो हैं उनका भी एनालिसिस यही है कि दर हकीकत नेतन्याहू का मकसद कोई महज बम शम्बला नहीं था। नेतन्याहू का मकसद यह था कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएँ कि इस्लामिक रजीम जो है ईरान का उसे गिरा दिया जाए, यानी कि रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए और उसके लिए ईरान के अंदर की इंसर्जेंसी पैदा हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट हो। और आप देख रहे होंगे, अगर आप में से जो लोग ट्विटर को बहुत एक्टिवली फॉलो करते हैं, कि गुज़िश्ता 48 घंटों में जो ईरानियन डायस्पोराज हैं अमेरिका के अंदर, बरतानिया में, यूरोप में, जो रॉयलिस्ट हैं, जो शाह के वफादार हैं, जो शाह को सपोर्ट करते हैं, जो इस्लामिक रजीम के ख़िलाफ़ हैं, वो सब एक्टिवेट हुए हुए। वो कह रहे हैं कि इसराइल जो जंग कर रहा है वो हमारे इंटरेस्ट में कर रहा है, ईरान के लोगों के लिए कर रहा है। हम तो इसे कहते हैं इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्तलिफ फुटेज शेयर की जा रही है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी ईरान की हुकूमत से जान छूटे।